नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत पर हमलावर रहने वाले अमेरिकी व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने दावा किया है कि भारत अब बातचीत की मेज पर आ गया है। मंगलवार को अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में अमेरिकी टीम नई दिल्ली पहुंची है, जहां भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अहम बैठक होगी। नवारो ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि भारत बातचीत के लिए आ रहा है। पीएम मोदी ने एक सकारात्मक और रचनात्मक ट्वीट किया था, जिस पर राष्ट्रपति ने भी जवाब दिया। अब देखना होगा आगे ये बातचीत कहां तक पहुंचती है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका में उगाई गई मक्का यानी कॉर्न नहीं खरीदी तो उसे अमेरिकी बाजार तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने वाली है। लुटनिक ने कहा कि भारत को टैरिफ कम करने होंगे, नहीं तो उसे कठिन दौर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने व्यापार संबंधों को एक तरफा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में रोकता है, लेकिन खुद अमेरिका में सब कुछ बेचता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि भारत कहता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं, तो ये लोग अमेरिका का सिर्फ एक बुशेल मक्का क्यों नहीं खरीद सकते? वो हमारे हर सामान पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन हमसे सब कुछ बेचते हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिक ने चेतावनी के पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 30 से 32% हिस्सा अकेले पैदा करता है। वहीं भारत हर साल करीब 4.2 करोड़ टन का मक्का पैदा करता है, जो वैश्विक उत्पादन का केवल 3% है। भारत अब तक सरप्लस मक्का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाता रहा है। 2022-23 में भारत ने मक्का के निर्यात से 10 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए थे, लेकिन 2023 में तस्वीर बदली। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य तेजी से पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मक्का डिस्टिलरी को देना शुरू कर दिया। वहीं 2024 में भारत मक्का का आयातक बन गया। इसी बीच अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉर्बर्ट लुटनिक ने चेतावनी दी। कई विशेषज्ञों ने इसे नई तरह का औपनिवेशिक दबाव बताया। विश्लेषक यूसुफ उंजावाला ने लिखा, ये वैसा ही है जैसे अमेरिका सऊदी अरब से कहे कि वो अमेरिकी तेल खरीदे। भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई व्यापार वार्ता अब दोबारा आगे बढ़ रही है। सोमवार को भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत दौरे पर आए हैं। दोनों नेताओं की मंगलवार को पूरे दिन बैठक होगी। ये बैठक किसी आधिकारिक राउंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते की राह तलाशने की कोशिश होगी। इससे पहले अमेरिका ने भारत से आयात पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत रुक गई थी। अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली वार्ता भी इसी वजह से टल गई थी। हालांकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को स्पेशल रिलेशनशिप वाला देश बताया था और पीएम मोदी ने भी इसी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका कई स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं, टीम स्तर से लेकर मंत्री स्तर तक। ऐसे में ये बैठक उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन चीन से आने वाले सामान पर नए टैरिफ तभी लगाएगा जब यूरोपीय देश भी चीन और भारत पर सख्त ड्यूटी लगाएंगे। बेसेंट ने रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि यूरोपीय देशों को अब ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। उनका कहना था कि यूरोप को रूस की तेल कमाई बंद करने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने में बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय देश अपना हिस्सा निभाएं। जब तक यूरोप साथ नहीं आता, अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। राजद की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि तेजस्वी यादव जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के पहले फेज में सत्तारूढ़ एनडीए के गढ़ों जैसे नालंदा और बीजेपी के तेज तर्रार नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय का दौरा कर सकते हैं। यात्रा का समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के पहले चरण में पटना, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जिलों को कवर किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए एकजुटता का मजबूत संदेश देने की तैयारी में है। बूथ स्तर पर संयुक्त कार्यक्रमों और विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद अब एनडीए ने साझा घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू मिलकर अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का रोडमैप एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। बता दें 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अलग अलग घोषणा पत्र पेश किए थे।
देहरादून में मंगलवार तड़के भारी बारिश के बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ। इसमें कई मकान ढह गए और गाड़ियां व दुकानें बह गईं। हादसे में 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें बुलडोजर और अन्य साधनों के साथ राहत बचाव कार्य कर रही हैं। भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट को देखते हुए जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। मणिपुर में लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है इस महीने के अंत तक नई सरकार बन सकती है। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा के बाद पार्टी में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में है। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में कठिनाई हो रही थी। इसी कारण 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बीरेन सिंह ने राज्य में लगातार हो रही जातीय हिंसा के बीच पद छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की है तो पूरा अभ्यास यानी पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची के बेंच ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मान लिया गया है कि चुनाव आयोग कानून के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ तो पूरा एसआईआर अमान्य होगा। अदालत ने साफ किया कि बिहार एसआईआर पर आने वाला फैसला पूरे देश पर लागू होगा। याचिकाकर्ताओं को अदालत ने छूट दी है कि वो बिहार से जुड़े मुद्दों के साथ साथ देश भर में चल रहे एसआईआर पर दलीलें रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की 3 अहम धाराओं को अस्थायी रूप से रोक दिया। इसके बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ये राहत हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि देश में न्याय जिंदा है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को काला कानून बताते हुए कहा, यह संविधान पर सीधा हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कई दलीलों को मान लिया है। अब वक्फ संपत्तियों को ना तो कब्जे से हटाया जा सकता है और ना ही सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि AIMPLB का मानना है कि पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि कई हानिकारक प्रावधान अभी भी लागू हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर को खत्म करना और अनिवार्य वक्फ डीड की शर्त। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवैद हामिद ने भी यह फैसले का स्वागत किया और कहा कि वक्फ संपत्ति का फैसला अब कलेक्टर नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा। उन्होंने इसे बीजेपी सहयोगी दलों यानी TDP और JDU के लिए चेतावनी भी बताया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपए रूपानी परिवार देगा। दिव्य भास्कर ने सूत्रों के हवाले से यह खबर थी। बताया है कि अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपानी के घर गए और परिवार से पैसे मांगे थे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपानी के पारिवारिक मित्र ने बताया कि पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफदेह है और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना भी नहीं दी। बता दें, विजय रूपानी का निधन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में हुआ था। नेपाल में युवाओं का गुस्सा फिर से भड़क उठा है। इस बार यह गुस्सा नई प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के खिलाफ है। उनको महज 3 दिन पहले ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था और अब जेएनजी के युवा प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उनका नारा है, इस सरकार को भी गिरा देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई सरकार भी पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है और यदि सुशीला कार्की ने वादे पूरे नहीं किए तो वो इसे भी उखाड़ फेंकेंगे। यानी भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भाई भतीजावाद के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कुछ दिनों पहले ही KP शर्मा ओली की सरकार गिराने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला रविवार को दुबई में खेला गया। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और पाकिस्तान पर अपनी दशक भर की जीत की परंपरा को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को यह मैच उतना रोचक नहीं लगा।
उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने 15 ओवर के बाद मैच देखना ही बंद कर दिया और फुटबॉल का मैनचेस्टर डर्बी देखने लगा। गांगुली ने कहा, मैं हैरान नहीं हूं, मैच एक तरफा था, इसलिए मैंने चैनल बदल दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.